काउंसिल द्वारा संचालित इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ICSE परीक्षा के लिए हिंदी विषय में निर्धारित पुस्तक नया रास्ता का पाठ 20। अंतिम वर्ष की परीक्षा देने के लिए मीनू ने कठिन परिश्रम किया। पूरे वर्ष लगन व उत्साहपूर्वक उसने पढ़ाई की। वार्षिक परीक्षा के सभी पेपर बहुत अच्छे हो गए थे। आज उसका अंतिम पेपर था। अंतिम पेपर देने के बाद जब मीनू परीक्षा कक्ष से बाहर आई तो उसे लगा कि मानो आज वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब वह परतंत्र पक्षी की तरह पिंजड़े में बंद होकर नहीं रहेगी, वरन स्वतंत्र पक्षी की तरह खुले गगन में विहार कर सकेगी। आज उसकी सभी सखियां का अंतिम पेपर था, इसलिए सभी प्रसन्न नजर आ रही थी। यद्यपि रात दिन जागने के कारण सभी के चेहरों पर थकावट स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी, फिर भी उस थकान भरे चेहरों पर प्रसन्नता की एक लहर थी। मीनू परीक्षा कक्ष से बाहर खड़ी अपनी सखी माया की प्रतीक्षा कर रही थी कि इतने में सामने वाले कक्ष से माया आती दिखाई दी। माया के चेहरे पर भी प्रसन्नता के भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे। मीनू का हाथ पकड़ते हुए माया आगे चल दी और मीनू से बोली, मीनू पढ़ते पढ़ते बहुत थक गए, चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं। पिक्चर? वैसे मैं सोच रही थी आज नीलिमा के पास चली जाती। अरे नीलिमा के पास कल चले जाना, आज पिक्चर चलते हैं। ठीक है, आज पिक्चर ही चलते हैं, बहुत दिनों से कोई पिक्चर देखी भी नहीं है। मीनू ने माया की बात का समर्थन करते हुए कहा। मीनू तुम अपने घर मीरापुर कब वापस जा रही हो? माया ने पूछा। 2 दिन बाद, मीनू ने उत्तर दिया। माया, मैंने अपनी माँ को पत्र में लिख दिया था कि परीक्षा समाप्त होने के 2 दिन बाद मीरापुर आऊंगी, क्योंकि एक दिन नीलिमा के पास मिलने के लिए जाना है और दूसरे दिन घर के लिए कुछ सामान खरीदना है। अच्छा है मीनू, हम 2 दिन और साथ रह सकेंगे, फिर तो हम अलग अलग हो ही जाएंगे, न जाने फिर कब मिलना होगा। यह कहते हुए माया के चेहरे पर उदासी का भाव उभर आया। बातें करते करते वे अपने हॉस्टल के कमरे तक आ पहुंचे। उन्होंने निश्चय किया कि पिक्चर 3 बजे वाले शो में ही देखी जानी चाहिए, जिससे कि हॉस्टल लौटने में रात्रि न हो जाए। दोनों ही रात्रि में जागी हुई थी। आज की रात तो सारी रात ही बैठकर पढ़ी थी। कमरे में जाकर जैसे ही वे पलंग पर बैठी तो उनका दिल हुआ कि वे कुछ समय के लिए सो जाएं। आंखों में नींद भर रही थी। थकान के कारण बदन टूट रहा था। मीनू को पलंग पर लेटते ही थोड़ी सी झपकी लगी तो माया ने उसे यह कहकर उठा दिया, मीनू पिक्चर का समय हो रहा है, उठकर तैयार हो जाओ। लेटने से शरीर में और भारीपन आ गया था। उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वह बिस्तर से उठे, परंतु माया के आग्रह पर उसे उठना ही पड़ा। दोनों तैयार होकर पिक्चर देखने चल दी। सिनेमा घर से उन्होंने देखा कि उनके कुछ और सहपाठी भी पिक्चर देखने आए थे। आज सभी अपने को स्वतंत्र अनुभव कर रहे थे। पिक्चर समाप्त होने पर उन दोनों ने विचार किया, आज खाना भी बाहर किसी होटल में ही खाना चाहिए। हॉस्टल के भोजनालय में तो रोज ही खाते हैं। उन दोनों ने एक होटल में रात्रि का भोजन लिया, बाद में अपने हॉस्टल की ओर चल दी। अब वे दोनों प्रसन्न थी। उन्हें वापस अपने कमरे में पहुंचने पर पढ़ाई नहीं करनी है। आज वे आराम की नींद सोएंगी। जैसे ही मीनू ने अपने कमरे का ताला खोलने के लिए अपने पर्स से चाबी निकाली, सामने से नीलिमा व सुरेंद्र जी आते दिखाई दिए। नीलिमा को देखकर मीनू के चेहरे पर प्रसन्नता बिखर गई। मीनू ने नीलिमा को कुर्सी पर बैठाया और बोली, नीलिमा आज तुम्हारे घर आने की सोच रही थी, परंतु आज हमारा पिक्चर का प्रोग्राम बन गया। अब मैं कल जरूर आती तुम्हारे घर। मीनू, मैं तो पहले ही तुम्हारे पास आ गई होती, परंतु इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे आने पर तुम्हारी पढ़ाई में विघ्न पड़ता। वैसे मैं यहाँ बहुत देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। सुरेंद्र जी को कुछ उदास देखकर मीनू से रहा न गया। वह नीलिमा से पूछी बैठी, नीलिमा आज तुम लोग कुछ उदास लग रहे हो, क्या बात है? स्वास्थ्य तो ठीक है ना सबका? यह सुनकर नीलिमा की उदासी कुछ और बढ़ गई। वह उदास स्वर में बोली, मीनू 3 दिन पहले अमित की कार का एक्सीडेंट हो गया है। इस समय अमित की हालत बहुत नाजुक है।
यह बात सुनकर मीनू चौंकी और बोली, क्यों, कैसे हो गया एक्सीडेंट? कार के ब्रेक फेल हो गए थे, कार पेड़ से जा टकराई। कहाँ कहाँ चोट आई है? हाथ पैरों की हड्डियां तो चकनाचूर हो गई हैं और भी पूरे शरीर पर चोट लगी है। नीलिमा की यह बात सुनकर मीनू उदास हो गई। तभी नीलिमा बोल पड़ी, मीनू, अमित भैया तुम्हें याद कर रहे थे। यदि तुम मुझे समझो तो थोड़ी देर के लिए उनसे मिल आना। कौन से अस्पताल में है? मीनू ने पूछा। मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। ठीक है, कल सुबह मैं जाकर मिल आऊंगी, मीनू ने कुछ सोचते हुए कहा। कुछ समय बाद नीलिमा व उसके पति चले गए। माया पहले ही पूरी रात जागने के कारण थक कर सो गई थी। उन दोनों के जाने के बाद मीनू ने भी कोशिश की कि वह भी सो जाए, परंतु उसकी आंखों में नींद कहाँ। अब से 4 महीने पहले तक मीनू के हृदय में अमित के लिए घृणा ही घृणा थी, परंतु न जाने अब मीनू को क्या हो गया था। मीनू के हृदय के एक कोने में अमित के लिए कुछ स्नेह भाव उत्पन्न हो गया था। तभी तो अमित के एक्सीडेंट के बारे में जानकर उसका दिल बेचैन हो उठा। जैसे ही मीनू सोने की कोशिश करती, उसकी आंखों के सामने अमित का वह चेहरा घूम जाता जो उससे कुछ कहने के लिए बेचैन था। उसके वे नेत्र जो अपनी मुख भाषा में कहना चाहते थे कि वह निर्दोष है। रात भर मीनू इसी तरह बेचैनी से करवटें बदलती रही। कभी झपकी लग जाती तो कभी चौंक कर आंखें खुलती और उसके सामने अमित का वही चेहरा घूम आता। प्रातः होते ही वह तैयार होकर अमित से मिलने चली गई। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर उसे पता चला कि 10 बजे से पहले मरीजों से मिलना वर्जित है। तभी उसकी नजर अपनी कलाई घड़ी पर गई। उस समय 9 ही बजे थे। 1 घंटे का समय कहाँ व्यतीत करे, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसने एक पत्रिका खरीदी और पास में पड़ी बेंच पर बैठकर पढ़ने लगी। हर 10 मिनट के बाद उसकी नजर घड़ी पर चली जाती। एक एक पल काटना कठिन हो रहा था। जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए, मीनू वहां से उठ खड़ी हुई और अमित के कमरे की ओर चल दी। उसने धीरे से दरवाजा खोलकर कमरे में प्रवेश किया। उस समय अमित अकेला पलंग पर लेटा था। मीनू को देखकर अमित के उदास मुरझाए चेहरे पर प्रसन्नता की एक लहर दिखाई पड़ी। मीनू पास में पड़े स्टूल पर बैठ गई। कुछ क्षण वह चुपचाप बैठी रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से बात शुरू करे। तभी मीनू के मुंह से ये शब्द निकले, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है, अमित ने बहुत दबी आवाज में कहा। ये सब कैसे हो गया? मीनू ने पूछा। मैंने जो पाप किए थे उसका फल मिला है मुझे। यह कैसी बातें करते हैं आप? मीनू ने अमित को चुप कराते हुए कहा। नहीं मीनू, मैंने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, अपनी नासमझी के कारण तुम्हें बहुत परेशान किया। मीनू, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत घृणा है। मैंने कई बार कोशिश की कि तुमसे सारी बातें स्पष्ट कर दूं, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा मौका ही कहाँ मिला। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। मीनू से चुप कराने की कोशिश करती, परंतु अमित जैसे उसे सब कुछ बताने के लिए बेचैन था। नहीं मीनू, आज मुझे बहुत दिनों बाद बात करने का अवसर मिला है। न जाने फिर कभी ऐसा अवसर मिले या ना मिले, इसीलिए मैं अपने दिल की सारी बातें आज तुम्हें बता देना चाहता हूँ। मीनू, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा कि तुम ही मेरे अरमानों की मंजिल हो। मैं तुम्हें हमेशा के लिए पा लेना चाहता था, परंतु वापस मेरठ आने पर परिस्थितियों ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि मैं एक ऐसे भंवर में फंस गया जिससे आज तक नहीं निकल पाया हूँ। जब तुम्हें देखकर हम घर पहुंचे तो वहां आकर देखा कि मेरठ के बहुत प्रतिष्ठित व धनी व्यक्ति अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आए हुए थे। मैं नहीं चाहता था कि इस लड़की से मेरी शादी हो, परंतु मैं अपने माता पिता के सामने बोल न सका। शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उसके साथ मेरा रिश्ता तो हो गया था, परंतु शादी न हो सकी। ईश्वर ने इसमें भी कुछ भलाई ही थी। जब से रिश्ता टूटा है, मैंने कोई और लड़की देखने का प्रयास ही नहीं किया। यद्यपि मेरे माता पिता इस बात से बहुत दुखी हैं। एक बार मैंने तुम्हें अपनी जीवन संगिनी मान लिया था, इसलिए आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा।
नीलिमा भाभी से मुझे पता चला कि तुमने इस रिश्ते की नामंजूरी से दुखी होकर वकालत पढ़ने का व अपने पांव पर खड़े होने का फैसला किया है। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी पढ़ाई बीच में ही छूटे, इसलिए मैंने अभी तक तुमसे कुछ कहने का साहस न किया था। आज जब तुम वकालत पूरी कर चुकी हो, तुमसे कुछ कहने का समय आया था, परंतु विधाता ने मुझे तुम्हारे योग्य नहीं छोड़ा है। अमित को रोता देखकर उसकी बातों से भाव विभोर होकर मीनू के नेत्रों में भी आंसू आ गए। अमित ने अपने ऊपर नियंत्रण रखकर फिर बोलना शुरू किया। मीनू, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि एक बार मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूं, जिससे तुम मेरे अपराध को क्षमा कर सको। वैसे मेरे अपराध की सजा मुझे ईश्वर ने दे ही दी है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे क्षमा कर दो। ये बात करते करते अमित के नेत्रों में जल उमड़ पड़ा। अमित के नेत्रों में आंसू देखकर मीनू का दिल भी रुक भर आया। वो भाव विभोर होकर बोली, अमित, भाग्य ने हमारे साथ धोखा किया है, इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। और जहाँ तक क्षमा करने की बात है, जब तुमने कोई अपराध ही नहीं किया तो क्षमा किस बात की। मीनू, मैं इस समय मृत्युशैया पर पड़ा हूँ, न जाने कितने दिन की जिंदगी और है, परंतु जब तक मुझे क्षमा नहीं करोगी तब तक मैं चैन से मर भी न सकूंगा। ये शब्द मीनू के हृदय को बेचैन कर गए। वो बोली, नहीं अमित, ऐसा ना कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ईश्वर की कृपा से तुम ठीक हो जाओगे। तभी अमित ने गहरी सांस ली और उदास स्वर में बोला, यदि मैं ठीक हो भी जाऊंगा तो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकूंगा। देखा, दोनों हाथों और दोनों पैरों में प्लास्टर चढ़ा है, हाथों और पैरों की हड्डियां चूर चूर हो गई हैं। इस दशा में पूरी तरह स्वस्थ हो सकता हूँ? तभी अमित की माताजी ने कमरे में प्रवेश किया। मीनू को उन्होंने 3 वर्ष के बाद देखा था, इसीलिए वो पूरी तरह पहचान न सकी। उन्हें आभास हो रहा था कि वह उस लड़की को पहले भी कहीं देख चुकी हैं। तभी मीनू ने उन्हें नमस्कार किया और अमित ने मीनू का यह कहते हुए परिचय कराया, मम्मी, ये मीरापुर वाली मीनू है। अच्छा मीनू, माँ ने उसे पहचानते हुए कहा, बेटी, आजकल क्या तुम मेरठ में ही रह रही हो? हाँ आंटी, मैं यहाँ वकालत कर रही हूँ। वैसे अब 3रे वर्ष की परीक्षा दे चुकी हूँ, परीक्षा फल आना रह गया है। बेटी, मेरे अमित पर तो न जाने कौन सी घड़ी आई है जो उसकी यह हालत हो गई है। ये कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंटी, आप चिंता न करें, अमित बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यह कहकर मीनू अपने स्टूल में बैठ गई। अमित को इस हालत में देखकर मीनू के हृदय में उसके प्रति प्यार व दया की भावना उमड़ पड़ी। उसका मन हुआ कि काश वो कुछ समय अमित के पास रहकर उसकी सेवा कर सकती। आज मीनू को आभास हो रहा था कि अमित का और उसका न जाने कितना पुराना रिश्ता है, परंतु क्या उसका यहाँ रहना उचित होगा इस समय? अनेक विचार उसके मस्तिष्क में घूमने लगे। अंत में उसने चलने का ही निर्णय लिया। चलने के लिए वह जैसे ही खड़ी हुई, अमित का चेहरा उदास हो गया। शायद वह चाहता था कि मीनू कुछ समय उसके पास बैठती, परंतु उसके अंदर इतना साहस कहाँ था कि वह उससे अपने पास बैठने के लिए कहता। अमित के उदास नेत्रों के विभाव मीनू के हृदय में उतरते गए। मीनू वहां और न ठहर सकी।